हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन इंजीनियर्स वाला फिजिक्स वाला के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जहां पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या गलतियां करते हैं अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में, चाहे एसएससी जेई का एग्जाम हो, चाहे आरआरबी जेई का एग्जाम हो। तो उस एग्जाम की जो प्रिपरेशन जर्नी रहती है उसमें वो किस तरीके की मिस्टेक्स करते हैं और किन वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, इन सारे पॉइंट्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो इस सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है क्योंकि हर कोई स्टूडेंट है वो गलतियां करके सीखता है और अपने सिलेक्शन में जो डिले करता है उसको अगर आपको अवॉइड करना है तो आपको इन जो टॉप 7 मिस्टेक्स है इसको अवॉइड करना होगा। तो इसके लिए चलते हैं, जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते हैं हम। एसएससी जेई सक्सेस सीक्रेट, मतलब अगर आपने ये जो 7 डेडली मिस्टेक्स है इसको अवॉइड कर दिया तो 90% स्टूडेंट्स हैं वो इस एग्जाम के लिए, देखो 100% तो कभी क्राइटेरिया हो ही नहीं सकता, तो आप मैक्सिमम अपनी जो सिलेक्शन की तरफ है उस तरफ बहुत आगे निकल जाओगे और लोगों से 90% स्टूडेंट से आप क्या निकल जाओगे, आगे निकल जाओगे। तो आप उन 10% जो क्रीम कैटेगरी होती है उसमें आ जाओगे। तो सबसे मैं इनको अगर एक सिस्टमेटिक वे में बात करूं तो सबसे पहले मिस्टेक होती है सिलेबस मिस्टेक। स्टडी को प्लान करना, जो मैक्सिमम स्टूडेंट है प्लान ही नहीं कर पाते अपनी स्टडी को। पीवाईक्यू की पावर क्या होती है उन लोगों को नहीं पता होता। स्टूडेंट ये समझता है पीवाईक्यू तो है, लगा लेते हैं। पीवाईक्यू कितनी बार लगाने ये भी इंपॉर्टेंट है, पहली बार में क्या ध्यान रखना है, दूसरी बार में क्या ध्यान रखना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स किस तरीके से बनाने और नोट्स का एनालिसिस किस तरीके से करना है। देखो कोचिंग्स पढ़ा देगी आपको, पूरी इंजीनियर्स वाला की टीम आपको बढ़ा देगी, बट बेटा आपको यूटिलाइज किस तरीके से करना उस स्टडी को, तो इसका भी ध्यान रखना है। फंडामेंटल फर्स्ट, अब फंडामेंटल्स किन किन बातों पे आपको ध्यान रखना है, आपका रिवीजन सिस्टम कैसा है, आपका एग्जाम सिमुलेशंस कैसा है, मतलब एग्जाम के जैसा इन्वायरमेंट आप फील कर पा रहे हो, क्या उसमें आपने तैयारी की है। तो इन सारी बातों पे बात करते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक है कि आप इग्नोर करते हो ऑफिशियल सिलेबस को। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है उस एग्जाम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाओ, उसका ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करो और उसको एक बार रीड आउट जरूर करो कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक पे ध्यान देना है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या आती है कि स्टूडेंट अगर सिलेबस नहीं देखेगा तो रैंडमली कुछ भी पढ़ता जाएगा, कैसे भी पढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले आपका जो 40% जो टाइम वेस्ट होता है, आपके 6 से 8 महीने जो आप इस चीज में वेस्ट कर देते हो, मतलब पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, तो वो जो प्रॉब्लम है वो यहां से सॉर्ट आउट कर सकते हो क्या, ऑफिशियल सिलेबस को डाउनलोड करके। एसएससी की साइट है, एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी का सिलेबस, डीडीए की तैयारी कर रहे हो तो डीडीए का सिलेबस, और अगर आप आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हो तो आरआरबी जेई का सिलेबस, या कोई स्टेट एई की तैयारी कर रहे हो तो उसका सिलेबस पहले देखना जरूरी है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो आप करते हो। दूसरा, रैंडम स्टडी विदाउट टाइम टेबल। आप अपना कोई टाइम टेबल नहीं बनाते हो। आप क्या करते हो, आपने क्या कर दिया, आज 2 घंटे पढ़ लिए, कल 4 घंटे, परसों पढ़े ही नहीं, फिर एक दिन और पढ़ लिया, मतलब कभी जोश आया, कभी मोटिवेशन सुना, सर मोटिवेट कर दो, क्लास में कहते रहते हो, मोटिवेट कर दिया और उस दिन तो आप पढ़ लोगे, उसके बाद नेक्स्ट डे फिर वही बात हो गई। तो जो टाइम आप जो रैंडम टाइम दे रहे हो उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में दो। सबसे पहला कि भाई आप अगर स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल पर काम करोगे तो वो लास्ट मिनट पर जो आपको स्ट्रेस होता है, आपको फील होता है कि यार मेरा ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ, तो जो वो सारी चीजें हैं वो इफेक्ट आप कम कर सकते हो अपने आप पे से। टाइम ब्लॉकिंग, आप अपना टाइम ब्लॉक कर लो कि भाई मुझे डेली 3 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है। आपका जो पोर्शन वीक है उसके लिए ज्यादा टाइम अलॉट कर दो, जो पोर्शन स्ट्रांग है उसके लिए कम टाइम अलॉट कर दो। अगर एक जनरलाइज स्टूडेंट तैयारी कर रहा है तो 3 घंटे उसको डेली, अगर वो पढ़ रहा है 2 घंटे टेक्निकल और 1 घंटे नॉन टेक्निकल अदर देन क्लासेज, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेगुलर 3 घंटे अलग से स्टडी, जो क्लास में पढ़ाया गया उसका रिवीजन कर लिया, नॉन टेक्निकल में प्रैक्टिस कर ली, दैट इज इनफ। परफेक्ट बैलेंस, आपका वीकली स्केड्यूल बनाना है आपको। 4 डेज टेक्निकल सिलेबस, 2 डेज नॉन टेक्निकल, 1 डे रिवीजन एंड मॉक टेस्ट।
अब क्या है, आप बैलेंस भी परफेक्टली बना सकते हो कि भाई नहीं, मैं एक साथ पहले टेक्निकल पढ़ लूं, 4 दिन टेक्निकल पढ़ लूं, 2 दिन नॉन टेक्निकल पढ़ लो, और एक दिन दोनों का क्या करो, रिवीजन करो और उसके मॉक टेस्ट दे लो, जिससे आपको और अच्छा आउटपुट निकल के आएगा। थर्ड डेडली मिस्टेक है इग्नोरिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। भाई आपकी जो गोल्ड माइन है ना, सोने की जो खान होती है, उसको आप मिस कर देते हो अगर पीवाईक्यू नहीं लगाते हो। पीवाईक्यू लगाना बहुत जरूरी है, जिससे आपको एग्जाम का पैटर्न समझ में आएगा, एग्जैक्ट क्या है, डिफिकल्टी लेवल क्या है, और उसके अंदर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक कौन कौन से हैं। क्योंकि अगर लास्ट 5 ईयर के आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं तो 25 to 30% आप बाकी बच्चों से ज्यादा मार्क्स ला सकते हो। स्मार्ट पीवाईक्यू स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, काफी बच्चे पूछते हैं सर कितने साल के पीवाईक्यू लगाएं। बेटा लास्ट 7 साल के पीवाईक्यू लगा लो, 2 बार लगाने हैं। पहले अटेम्प्ट में क्या करना है, वीक एरियाज को आइडेंटिफाई कर लो, आपकी जो वीक एरियाज हैं उसको आइडेंटिफाई कर लो। सेकंड अटेम्प्ट में आप अपने आप को टाइम दो, मतलब टाइमली उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, और आप अपनी हमेशा एक नोटबुक साथ में रखो, जिसमें आप जो मिस्टेक कर रहे हो उसका एक प्रॉपर डिटेल बनाओ कि मेरी ये मिस्टेक्स हो रही है। जब तक आप मिस्टेक्स का लॉग नहीं बनाओगे, मिस्टेक्स को एक जगह नोट नहीं करोगे, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे आपके अंदर प्रॉब्लम कहां है, कौन से टॉपिक को ज्यादा टाइम देना है। ये पीवाईक्यू की स्ट्रेंथ होती है, इसीलिए पीवाईक्यू को सोने की खान भी बोला जाता है। समझ में आ गई थर्ड मिस्टेक। फोर्थ, ब्लाइंडली फॉलोइंग कोचिंग मटेरियल। देखो ऐसा नहीं कह रहा कि कोचिंग का मटेरियल रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आप देखो, टीचर होता है, टीचर अपने हिसाब से पढ़ाएगा, एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग उसको यह लगता है कि बच्चे से कोई क्वेश्चन नहीं छूट जाए, ठीक है, वो इसलिए पूरा सिलेबस करवाते हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक। हो सकता है उसमें कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो सकता है कुछ लो लेवल के क्वेश्चन हो, तो उसमें जो कोचिंग का मटेरियल है वो आपको स्ट्रेंथ देगा। क्यों, कैसे देगा, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट रहेगा, एक्सपर्ट लोग बना देते हैं, का बेसिक कवर रहेगा, और आपका इनिशियल जो प्रिपरेशन टाइम है उसको बचा देगा। अब दूसरा क्या हो गया, अब वीकनेस ट्रैप क्या आता है, आप क्या करते हो, आपने एक ही कंटेंट को फिक्स कर दिया कि भाई वन साइज है जो सबको फिट आ जाती है। जैसे अगर मैं बोलूं एक टी शर्ट की साइज है, क्या सबको फिट आ जाती है, नहीं आती। तो अलग अलग एग्जाम की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, अलग अलग बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो आप एक जेनरिक अप्रोच को मत फॉलो करो, वन साइज फिट ऑल को मत फॉलो करो, आप अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर लो चीजों को, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट भी करो, अगर नहीं करोगे तो आप उस ट्रैप में फंस जाओगे। हिडन थ्रेट क्या होता है, ओवर डिपेंडेंस, मतलब कोचिंग पर आपने सारा का सारा जिम्मा कोचिंग को दे दिया, बोले सर पढ़ा भी आप दो, नोट्स भी आप बना दो, है ना, फिर आप शॉर्ट नोट्स भी आप दे दो, पीवाईक्यू भी आप दे दो, सॉल्यूशन भी आप दे दो, और एग्जाम भी आप ही दे के आ जाओ। तो जो ओवर डिपेंडेंस है, एग्जाम वाली नहीं, ओवर डिपेंडेंस है कोचिंग पर, वो आपको प्रॉब्लमेटिक होती है। तो जिससे क्या होगा, आपको पुअर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आएगी, क्योंकि आपने खुद तो कुछ किया ही नहीं। जब तक खुद कुछ नहीं करोगे कैसे मिलेगा कुछ, तो ओवर डिपेंडेंस हो गई। योर अपॉर्चुनिटी, आपकी अपॉर्चुनिटी क्या है, आप अपने पर्सनलाइज नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स बनाओ, उससे निकालो कंटेंट। शॉर्ट नोट्स हमेशा खुद की होते हैं, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं क्लास में, बेटा शॉर्ट नोट्स हम लोग कितने भी प्रोवाइड कर रहे हो, बट शॉर्ट नोट्स आपके अपने होने चाहिए, तभी वो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। अदरवाइज किसी के भी शॉर्ट नोट्स है वो एग्जाम में हेल्प नहीं करने वाले आपको। एड योर इनसाइट्स, अपने कुछ की पॉइंट्स ऐड करो, अपनी लैंग्वेज में, मैसेज लैंग्वेज में ऐड कर दो, छोटे छोटे हिंदी के फॉन्ट में ऐड कर दो, तो ये आप ऐड कर सकते हो। यूज कोचिंग मटेरियल एज बेस ओनली, हमने जो मटेरियल दिया उसको एज ए बेस बना के आप अपना कंटेंट तैयार कर लो, बेस्ट निकल के आएगा, पहली बार में सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप इतना काम कर लेते हो। मिस्टेक 4 को अवॉइड कर दिया। मिस्टेक 5 क्या, फॉर्मूला विदाउट फंडामेंटल्स। अब फॉर्मूला विदाउट फंडामेंटल पढ़ लेते हैं। जैसे हमने पढ़ तो लिया कि डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला ये होता है, या हमने स्टील में याद तो कर लिया कि इतना शियर डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट किस केस में होता है, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला किस केस में होता है। एस्टिमेशन में याद तो कर लिया, क्वांटिटी 1.52 से लेकर 1.54 टाइम्स होती है ड्राई वेट, बट हमने यहां पर फॉर एग्जांपल आपने कोई भी फॉर्मूला याद कर लिया, बट उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं ली, फॉर्मूला के ट्रैप में फंस जाओगे। फॉर्मूला को रट लेना, याद कर लेना ही काफी नहीं है, उसको समझना जरूरी है, आया क्यों है, कैसे आया है, किस तरीके से आया है, इस ट्रैप में मत फंस जाना। अब यहां पर आपके पास क्या है, दूसरी स्टेप क्या होगी, अगर आप यहां ट्रैप में नहीं फंस रहे हो, आपने काम किया है, तो आपका कॉन्सेप्ट फर्स्ट अप्रोच होनी चाहिए, मतलब पहली चीज होनी चाहिए कि क्यों आया, इसके पीछे क्या रीजंस है, सारे समझ लो। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी।
आप कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करना सीखो। हमेशा कहता हूं फील करो कॉन्सेप्ट को। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट टफ सब्जेक्ट देख के भाग जाते हैं, इजी सब्जेक्ट देख के वो पढ़ लेते हैं। तो इस चीज को छोड़ दो, क्योंकि एग्जाम पैटर्न आपके अकॉर्डिंग नहीं रहने वाला है। एप्लीकेशन मास्टरी मतलब आप क्या करो, हर कॉन्सेप्ट पे 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। पहला क्वेश्चन थोड़ा टफ लगेगा, दूसरा थोड़ा कम टफ लगेगा, तीसरा कम टफ लगेगा, फिफ्थ सिक्स्थ क्वेश्चन तक आते आते आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने लग जाएगा। आप क्वांटिटेटिव मत करो, आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करो। बहुत 100 क्वेश्चन मत लगाओ, 10 लगाओ, 10 डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। जिससे आप फंडामेंटल्स में क्या होगे, मास्टर्स होगे। मतलब फंडामेंटल में आपकी मास्टरी हो जाएगी। ये मिस्टेक को अवॉइड करके इसका सॉल्यूशन आपके पास ये है। अब रिवीजन की बात करते हैं। बहुत बच्चे पूछते हैं सर रिवीजन कैसे करें, रिवीजन कितने दिन में करें, कैसे करें। तो आपका रिटेंशन रेट वैसे रिवीजन फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, आपके दिमाग में कितना रिटेन रहेगा। अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो आपको 20% से भी कम रिटेन रहेगा। अगर आप वीकली रिवीजन कर रहे हो 42 लेके 50% के बीच में आपका रिटेंशन रहेगा, इतना ही आपको याद रहेगा, सारा याद नहीं रहेगा। अगर आप डेली रिवीजन करते हो तो 60 से लेके 70% का आपका रिवीजन, मतलब 60 से लेके 70% के बीच में आपको याद रहेगा। अगर आप स्पेस्ड रिपीटेशन करते हो, स्पेस्ड रिपीटेशन का मतलब क्या है बेटा, अगर आप एक पहले दिन उस कंटेंट को पढ़ा, फिर अगला जो दोबारा रिवीजन किया वो 3rd डे किया, नेक्स्ट रिवीजन किया वो 7 डे में किया, और उससे नेक्स्ट रिवीजन आपने 15 डेज में किया, और उससे नेक्स्ट रिवीजन 30 डेज में किया, मतलब आपने एक स्पेस्ड इंटरवल में रिवीजन किया, तो 85% तक आपके दिमाग में रिटेंशन रह जाएगा। अगले 1 महीने करके देख लेना, आपको ये डिफरेंस पता चल जाएगा। एक्टिव रिकॉल मतलब एक्टिव रिकॉल क्यों जरूरी है, आप कुछ फ्लैश कार्ड बना लो, कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है उनको लिख लो अलग से। तो उनके लिए आप क्या है, बिना सॉल्यूशन को देखे उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ये होता है एक्टिव रिकॉल टेक्निक। जो टफ कॉन्सेप्ट है उसके फ्लैश कार्ड बना लो और बिना देखे उसको रिवाइज करो। दैट इज द मास्टर टेक्निक उस कॉन्सेप्ट को याद करने की। तो रिवीजन का आज आपको मैंने क्लियर कर दिया कैसे रिवीजन करना है। अब एग्जाम सिमुलेशन प्रैक्टिस मतलब एग्जाम की जैसी सिमिलर प्रैक्टिस, एग्जाम के जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो, उतना ही टाइम मैनेजमेंट करो, और आप यहां पर ध्यान देना, एनालाइज जरूर करना अपनी परफॉर्मेंस को मॉक टेस्ट देने के बाद में, एग्जाम देने के बाद में, क्योंकि आप प्रॉपर टाइमिंग डिस्ट्रैक्शन के बिना आप एग्जाम दोगे। आप जितना एग्जाम में पैनिक करते हो, सेम यहां पर भी आपकी जो पैनिकनेस है वो ओवर द मॉक टेस्ट आपका क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो मॉक एग्जाम इसलिए जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट आपको क्या दिखाएगा कि आपको यह बताएगा कि आप कितना लैक कर रहे हो, आपको किस पॉइंट पे जाके टाइम मैनेज करने की रिक्वायरमेंट है। एनालाइज करने से आपको वीक एरियाज पता लगेंगे, आपको पता चलेगा कि आपको किस एरिया पर ज्यादा फोकस करना है। अगर ये 7 मिस्टेक, जो 7 डेडली मिस्टेक बताई है, वो अगर आप अवॉइड करते हो तो आपकी सक्सेस रेट है वो 90% तक बढ़ जाएगी। और 30 डेज टू ट्रांसफॉर्म मतलब 30 दिन आपको इसको करने में लगेंगे और 100% आपको गारंटीड रिजल्ट मिल जाएगा। देखो गारंटी किसी चीज की नहीं होती, जिंदगी की भी गारंटी नहीं है, कल होगा नहीं होगा, बट हां ये है कि रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा, पहले से बेहतर मिलेगा। वीक 1 से लेके वीक 2 में क्या करोगे, ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करो, स्टडी टाइम टेबल बनाओ, 7 ईयर के पीवाईक्यू कलेक्ट करो, स्टडी का स्पेस सेटअप कर लो, स्टडी ग्रुप बना लो, स्टार्ट पीवाईक्यू एनालिसिस, पीवाईक्यू का एनालिसिस करना स्टार्ट कर दो। वीक 3 to 4 में क्या करोगे, इंप्लीमेंटेशन करो स्पेस रिपीटेशन का, रिपीट करने वाला जो हमने बात की थी कि इंटरवल में 1st, 3rd, 7, 15, 13 डेज में डेली रिवीजन करो, कॉन्सेप्ट पहले सीखो, एग्जाम के जैसा प्रैक्टिस करो, हर वीकली जो मॉक दे रहे हो एग्जाम के जैसे आप मॉक दो। देन 5 to 30 मतलब आप यहां पर अगर 30 डेज में ले रहे हो तो 1st to 2nd डे में ये करना है, 3rd to 4th डे में ये करना है, 5 से लेके 30 दिन में आपको क्या करना है, आपको यहां पर वीकली मॉक टेस्ट देने, मंथली सिलेबस रिव्यू करना है और फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन पे थोड़ा सा फोकस्ड रहना है। ये आपके डेज वाइज डिवीजन है, 30 डेज का डिवीजन दे दिया। और अगर अभी भी अगर आपको कोई दिक्कत रहती है तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। अगर आप रेडी हैं एसएससी जेई को क्रैक करने के लिए तो कमेंट में सभी बच्चे लिखेंगे यस। जो बच्चा भी अपने आप से खुद से वादा कर रहा है
या अपने पेरेंट से वादा कर रहा है या मुझसे वादा कर रहा है कि सर इस बार एसएससी जेई में फोड़ूंगा, एसएससी जेई का एग्जाम निकालूंगा, तो बेटा कमेंट में यस जरूर लिखना और एक दिल के साथ लिखना, ठीक है। तो बेटा ये एक जरूरी चीज है जो एसएससी जेई की प्रिपरेशन जर्नी में आप लोग गलतियां करते हो, जो मिस्टेक करते हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन जर्नी में आपके काम आ सकता है। तो जो मिस्टेक्स करते हो उसको अवॉइड कैसे करना है, इसके बारे में हमने डिटेल में बात की और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था आपके लिए। ऐसे ही और इंपॉर्टेंट सेशन के लिए बने रहिए इंजीनियर्स वाला के साथ में। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।